हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। दिन प्रतिदिन आपको और भी क्वालिटी के साथ कंटेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, राफेल किस देश की हथियार निर्माता कंपनी है। अब इस क्वेश्चन पर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट ने फ्रांस लगाया है यहाँ पर आंसर, लेकिन फ्रांस जो होगा ये गलत होगा। एक्चुअली में देखिए, राफेल यहाँ पर पूछा गया है किस देश की हथियार निर्माता कंपनी है। जब कंपनी के बारे में पूछा जाए तब आप बताएंगे इजराइल। फ्रांस ने जो बनाया है वो तो प्रोडक्ट हुआ, किसी कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो तो प्रोडक्ट का नाम है राफेल। राफेल विमान जो हम लोग भारत को मिला हुआ है फ्रांस से, राफेल विमान वो तो फाइटर जेट है। वो फाइटर जेट है तो वो बनाया है डसाल्ट एविएशन कंपनी ने। किसने बनाया है? डसाल्ट एविएशन कंपनी ने, जो कि फ्रांस की कंपनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राफेल के नाम से ही एक वहां पर इजराइल में एक कंपनी है, वो भी हथियार ही बनाती है। तो अगर हथियार निर्माता कंपनी के बारे में पूछा जाए तब आप इजराइल बताएंगे। अगर पूछा जाए राफेल नाम का जो फाइटर जेट है ये किसने बनाया है, तब आप बताएंगे फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फीफा की स्थापना पेरिस फ्रांस में 1904 को हुई थी। ठीक है। सार्क संगठन में दोस्तों 8 सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। लव ऑल शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बैडमिंटन हुआ, टेनिस हुआ, इससे संबंधित है। जब शुरुआत होता है तब लव ऑल होता है, यानी कि दोनों का स्कोर 0-0 है। ओके, उसके बाद से काउंटिंग शुरू होती है स्कोर की। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने? तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल, नए गवर्नर बन गए हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी दोस्तों उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में ये शपथ लेंगे। ये आएंगे बेबी रानी मौर्य जी की जगह पर। बेबी रानी मौर्य जी को दोस्तों उन्होंने अभी अपना इस्तीफा दे दिया, उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, रामनाथ कोविंद जी जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 4 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जैसे अभी गुरमीत सिंह जी जो हैं ये तो बनेंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल। इसके अलावा दोस्तों अभी पंजाब की जो नए राज्यपाल के रूप में, पंजाब के राज्यपाल के रूप में बनवारी लाल पुरोहित जी को अभी एक्स्ट्रा चार्ज मिला था। याद ही होगा आपको। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा चार्ज खत्म करके इनको परमानेंट यहीं का बना दिया गया है गवर्नर। ठीक है। ये तमिलनाडु के गवर्नर हुआ करते थे। जब तमिलनाडु से ये हट गए तो तमिलनाडु के कौन बनाए गए? तमिलनाडु के नए गवर्नर बन गए RN रवि। ठीक है। इनकी सबकी यहाँ पर तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ये उत्तराखंड के गवर्नर बन गए हैं। बनवारी लाल पुरोहित जी ये पंजाब के गवर्नर बन गए हैं। चंडीगढ़ का भी एक्स्ट्रा चार्ज इनको मिला हुआ है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो चंडीगढ़ के भी ये होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जगदीश मुखी जी, इनको नागालैंड का दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। क्या मिला है? एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है नागालैंड का। एक्चुअली ये असम के हैं करंट टाइम पर गवर्नर। RN रवि जी ये तमिलनाडु के नए गवर्नर बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है, ये RN रवि जी जो हैं ये पहले हुआ करते थे नागालैंड के, तो अब इनको तमिलनाडु ला दिया गया है। तमिलनाडु के पहले बनवारी लाल पुरोहित जी हुआ करते थे, तो इनको पंजाब में ला दिया गया है। ठीक है। और बेबी रानी मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड आया है, तो देखिए फिलहाल मैप में उत्तराखंड है कहाँ पर। तो उत्तराखंड देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है। ये स्टेट जो है ये है उत्तराखंड। ये स्थापित हुआ था 9 नवंबर को सन 2000 को। ठीक है। और ये 27वें भारतीय राज्य के रूप में ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों 2 होती है, एक विंटर कैपिटल जो कि देहरादून है, समर कैपिटल दैट इज गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर यहाँ पर नए बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, ये रही इनकी तस्वीर। राघवेंद्र सिंह चौहान जी ये हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, इसके अलावा नैनीताल। ठीक है। और भी जो ताल हैं, 7 ताल। ठीक है। माता ताल,
ये सभी झीलें हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में ही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क यहीं पर है, नंदा देवी टेम्पल भी यहीं पर है। नीति, माना, लिपुलेख ये तीनों दर्रे आपको याद रखना है, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। अभी कल की डेली जी के टेस्ट की क्लास में मैंने आपको इसको बताया था। छपेली, छोलिया और हारोल ये लोक नृत्य हैं। नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, ठीक है, और हरिद्वार ये सभी यहाँ के घूमने लायक स्थल हैं या कहें चर्चित स्थल हैं। जिलों की संख्या है 13, विधानसभा की सीटें हैं 70, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में सीटें यहाँ से जाती हैं 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्राणा नाम का पोर्टल लॉन्च किया? प्रणा, PRANA, इस पोर्टल को लॉन्च किया है अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव कौन है? भूपेंद्र यादव जी दोस्तों ये केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में PRANA नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, देखिए ये आप नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, उस पर रेगुलेटरी बनाने के लिए ये स्थापित किया जाएगा। ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए दोस्तों लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कैसे कम से कम वायु प्रदूषण करें, साथ ही साथ वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं और सरकार क्या कर रही है इस पर, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाएगा देश भर के 132 शहरों में। अच्छा, वायु प्रदूषण आया ही है तो अभी एक क्वेश्चन आया था दिल्ली से कि भारत का पहला स्मॉग टावर, याद रखना है भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ पर? दिल्ली में स्थापित किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए तो भूपेंद्र यादव जी ने प्रेरणा नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बॉब वर्ल्ड दोस्तों लॉन्च किया है भारत की चौथी सबसे बड़ी सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बॉब वर्ल्ड। देखिए जब वन स्टॉप का आए मतलब, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी सेवाएं एक ही जगह पर दी जा रही हैं। तो ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है और चूंकि बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है बैंकिंग की ही सेवाएं इसमें दी जाएंगी। तो बॉब वर्ल्ड जो होगा दोस्तों, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत बहुत सारी बैंकिंग की सेवाएं सिर्फ एक ही जगह पर, एक ही इसी प्लेटफॉर्म पर दे दी जाएंगी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। देखिए बॉब का मतलब ही होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो ये जो बॉब वर्ल्ड होगा, ये 4 प्रकार के इसके पिलर्स हैं, सेव, इंटरेस्ट, बोरो एंड स्वैप। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। बड़ौदा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO हैं संजीव चड्ढा जी। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की चौथी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। पहले नंबर पर कौन है? फर्स्ट पर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड पर सबको पीछे छोड़ते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक आ गई है। थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो थर्ड पर है और चौथी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था। इसके जस्ट 1 साल बाद यानी कि 2020 में ही 1 अप्रैल 2020 में 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ और 4 बड़े बैंक बने। ध्यान रखिएगा इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं शामिल था क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में इससे पहले ही 2 बैंकों का विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा दोस्तों जैवलिन थ्रोअर हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारत को इकलौता गोल्ड मेडल दिलाए और साथ ही साथ ये एथलेटिक्स में आज तक के भारत के इतिहास में ये पहला गोल्ड था। एथलेटिक्स में अभी तक भारत के कोई भी गोल्ड नहीं आए थे, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया तो इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। तो इनको अब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का। ओके, अच्छा इसके ये टोक्यो ओलंपिक जब से जीते हैं तो ये पहली बार ब्रांड एम्बेसडर इसी के बने हुए हैं। अभी और भी चीज़ों की और भी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, लेकिन जो भी बनेंगे उनमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके ये पहले बने हैं। ठीक है, चलिए तो नीरज चोपड़ा के बारे में आप जान ही लिए, जेवलिन थ्रो से ये संबंधित हैं और इन्होंने दोस्तों 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था और ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया?
दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपना नया अनुमान जारी किया है और इसने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 9.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है। ध्यान रखिएगा 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ये अनुमान है। इसने 2022-23 के लिए भी अपना बताया है, यानी 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इसने अपना अनुमान जो बताया है वो है 7%। ठीक है, S&P यहाँ पर इमेज में देख लीजिए, यही एक कंपनी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, जैसे मूडीज वगैरह है, जैसे फिच रेटिंग है, वैसे ये भी है। तो इसके द्वारा ये रेटिंग का अनुमान जारी किया गया है जीडीपी का, जीडीपी ग्रोथ रेट का इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022, इसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये देखिए होता क्या है कि जब कोई देश है, उस देश की बॉर्डर के अंदर, उस देश की सीमा के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट का, जो भी सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसको अगर सब कुछ अगर हम लोग जोड़ लें तो वो हो जाता है जीडीपी। लेकिन जीडीपी तो होता ही है, ये बहुत बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा देश कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है? तो इसको इसी पर अनुमान लगाते हैं कि जो जीडीपी है इस वर्ष, ये अगले वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ जा रहा है। ठीक है, बहुत ही आम लैंग्वेज में, साधारण भाषा में समझिएगा। जीडीपी जो होता है, जितनी भी है जीडीपी, वो जीडीपी कितने रेट से बढ़ रही है प्रतिवर्ष, इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। और सब लोग जीडीपी ग्रोथ रेट का ही अनुमान लगाते हैं, जीडीपी का अनुमान नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जीडीपी लिखा तो है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया गया है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कितना बढ़ रहा है, कितनी दर से, ये होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जियोफेन 502 उपग्रह को लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने इसे लॉन्च किया है, जियोफेन 502 नाम का ये सैटेलाइट। देखिए यहाँ पर ये सैटेलाइट है और ये चाइना की सैटेलाइट है। चाइना ने इसे लॉन्च किया है अपने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है, ये चाइना का रॉकेट है, चाइना के रॉकेट का नाम है, इसको आपको याद रखना है। जैसे भारत के इसरो का रॉकेट कौन सा है? GSLV है और PSLV है। ठीक है, जैसे अभी आपको फाल्कन 9 याद होगा, फाल्कन 9 जो है ये स्पेस एक्स का है, GSLV PSLV ये इंडिया का है। ठीक है, तो ये रॉकेट के नाम है। रॉकेट का काम क्या होता है, ये देखिए, ये है रॉकेट। रॉकेट का क्या काम होता है? ये सैटेलाइट को ले जाकर के अंतरिक्ष में छोड़ देता है। ठीक है, और ये स्पेस लॉन्च सिस्टम है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जियोफेन 502 नाम का ये उपग्रह, ये सैटेलाइट लॉन्च किया है सांगसी प्रांत से चाइना ने। चाइना का ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। चाइना ने इसे अपने वायुमंडल, पानी, जमीन और भी जो भी ऑब्जर्वेशन करना है जमीन बॉर्डर से रिलेटेड, इसके लिए इसे लॉन्च किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में रमेश नारायण जी को AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये देखिए, ये हैं रमेश नारायण जी, इनको AFAA यानी एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, तो इसके लिए इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, इनको कब शामिल किया जाएगा? इनको 3 दिसंबर 2021 को शामिल किया जाएगा, जब एड एशिया 2021 नाम का एक कार्यक्रम आयोजित होगा, उसी कार्यक्रम में। ठीक है, एड एशिया 2021 में रमेश नारायण दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट जगत के, इंडस्ट्री के ये बहुत बड़े दिग्गज माने जाते हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड इससे पहले भी मिल चुके हैं, जैसे AAAI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, IAA यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग का ग्लोबल चैंपियन अवार्ड, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड, ये सभी इनको मिल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, NIRF 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो अभी हाल ही में NIRF ने अपनी नई रैंकिंग जारी की है और इसमें IIT मद्रास लगातार 3 सालों से ये टॉप पर बना हुआ है, इस बार भी टॉप पर है। ठीक है, लगातार ये तीसरे वर्ष है टॉप पर 3 वर्षों से। NIRF का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसके द्वारा ही प्रत्येक वर्ष रैंकिंग जारी की जाती है और IIT मद्रास जो है एक बार फिर से ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर आ गया है। कई कैटेगरीज में इसमें रैंकिंग दी जाती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कैटेगरी हुई, ओवरऑल कैटेगरी हुई,
और यूनिवर्सिटी कैटेगरी हुई या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी हुई, ठीक है। तो हम लोग जो टॉप 3 है उनको जान लेते हैं, ठीक है। आईआईटी मद्रास लगातार 3 सालों से टॉप पर बना हुआ है। ओवरऑल कैटेगरी में भी इसने टॉप किया है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी इसने टॉप किया है। टॉप 5 हम लोग देखते हैं। आईआईटी मद्रास देखिए यहाँ पर ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ये सेकंड पर है। थर्ड पर आईआईटी बॉम्बे है। फोर्थ पर आईआईटी दिल्ली और फिफ्थ पर है आईआईटी कानपुर। अच्छा, यूपी के 8 इंस्टीट्यूट जो हैं ये इस रैंकिंग में आए हुए हैं। सेकंड कैटेगरी है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। इसमें दोस्तों टॉप 5 में आईआईटी मद्रास एक बार फिर से टॉप पर है। सेकंड पर आईआईटी दिल्ली है। थर्ड पर आईआईटी बॉम्बे, फोर्थ पर आईआईटी कानपुर एंड फिफ्थ पर आईआईटी खड़गपुर। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, सेकंड पर आईआईएम बेंगलुरु और थर्ड पर है आईआईएम कोलकाता। क्लियर। अच्छा दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का बैच आया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया हुआ है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको। इसमें आपको हर एक महीने की ई बुक बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। हर एक चैप्टर का डिटेल नोट्स तो आपको दिया ही जाता है। हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है जो कि कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये कोर्स अवेलेबल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स भी आपको दी जाती है। 2 साल की वैलिडिटी है, यानी आप और भी किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा 599 का ही ये कोर्स है और अभी आप अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो 100 रेट्स का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एमजेटी एप्लीकेशन पर जाकर के आप इसे ले सकते हैं और कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अगले 2 वर्षों के लिए। इसके अलावा दोस्तों वन लाइनर की करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है। इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है। इसमें जनवरी से सितंबर 2021 तक का फटाफट तैयारी के लिए वन लाइनर सभी दिया गया है। सभी क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है MZT20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाघों की मौत के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में। देखिए मध्य प्रदेश में अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो टाइगर स्टेट तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बाघों की मौत के मामले में भी ये टॉप पर ही बना रहता है। सबसे ज़्यादा मौत मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। अभी बात किया जाए पिछले 8 महीनों में, तो पिछले 8 महीनों में देखिए 31 बाघों की मौत हुई है अकेले मध्य प्रदेश में। और सेकंड पर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 8 महीनों में 21 बाघों की मौत हुई है। थर्ड पर है कर्नाटक। ओके, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर टॉप 3 तो आपको पता लग गया बाघों की मौत के मामले में। केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में कुछ इस प्रकार से हालात हैं। यहाँ पर देखिए पिछली साल 30 बाघों की मृत्यु हुई थी। इस बार अभी तक 31 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। अभी 8 ही महीने बीते हुए हैं, ठीक है। पिछले 6 सालों में अगर बात करें तो 170 बाघों की मृत्यु हो चुकी है अकेले मध्य प्रदेश से। क्लियर। अच्छा दोस्तों, अब से हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से रिलेटेड इमेज मिल सके वो मैं आपको बताऊं। तो अब आपको देखिए हर एक दिन मैं क्वालिटी पर फोकस करता हूं और उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं वीडियोज़ में। आपको रिस्पॉन्स दिखाना है, जैसे आपने पिछले कुछ दिनों में दिखाया हुआ है करंट अफेयर की वीडियो में रिस्पॉन्स, वैसे ही अभी आपको आगे भी दिखाना है। वीडियो को शेयर करते रहना है, शेयर करते रहो। हम बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देते रहेंगे। आप सपोर्ट बनाए रखिए अपना, बहुत बेहतर कंटेंट आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंपा है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। देखिए बेबी रानी मौर्य जी ये हैं और ये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा इन्होंने 2 साल पहले ही सौंप दिया है। एक्चुअली इनका कार्यकाल 5 सालों में पूरा होने वाला था, लेकिन ये 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दी। 2018 में ये नियुक्त हुई थी और कृष्णकांत पाल जी की जगह पर आई थी। कृष्णकांत पाल जी ये अपना 5 वर्ष कंप्लीट किए थे 2018 में। इनकी जगह पर बेबी रानी मौर्य जी को नियुक्त किया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? तो जैसा कि इन्होंने अभी अपना इस्तीफा दिया रामनाथ कोविंद जी को, इस्तीफा राज्यपाल कोई भी राज्य का हो वो राष्ट्रपति को ही देता है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल, पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। इनका नाम अब से आपको याद रखकर चलना है। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, डेली जीके टेस्ट होता है शाम को। कल से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नई शुरुआत की गई है और बहुत ही अच्छे से डिटेल कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो आपको डेली लाइव आ जाना है 7 PM पर। शाम को कहीं भी हो छुट्टी निकाल करके 1 घंटे के लिए आ जाओ, सिर्फ 1 महीने के लिए। सिर्फ 1 महीने में देखना
1 महीने, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ आपको लाइव रहने की, ये क्लास तो चलती रहेगी हमेशा के लिए जैसे डेली करंट अफेयर चलती है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ 1 महीने के लिए जुड़कर देखो आप, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप भी बाद में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे लाइव नहीं आ सकते हैं तो बाद में भी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह दिया रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन देखिए कल के जीके टेस्ट से ही लिया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था। दर्रों के बारे में बताया था, जो जिला दर्रा आप बता दीजिए। भवाई कहाँ का लोक नृत्य है, ये भी आपको बताया गया था। सुचेता दलाल इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो में फिलहाल रखते हैं इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, कम से कम 5 ग्रुप्स में अपने शेयर जरूर कर देना ये वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी PDF और वन लाइनर के रूप में, तो टेलीग्राम पर जा करके आपको MZT एजुकेशन लिख करके सर्च कर लेना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।